हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब कुछ ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीटी के बारे में। हम इसे ग्रांड टेस्ट भी कहते हैं और मॉक टेस्ट भी कहते हैं। जीटी बेसिकली होता क्या है? जीटी है रेप्लिका ऑफ एग्जाम डे। एग्जाम का पैटर्न सेम वैसे ही होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और हमने भी सुना है, आप भी शायद इस बात से एग्री करोगे। हमें कहीं ना कहीं सीनियर ने बोला है या हमारे बैच वालों ने बोला है कि भाई जो बंदा जीटी में पास होता है वही रियल एग्जाम में पास होता है, और जो बंदा जीटी में फेल हो रहा है कहीं ना कहीं रियल एग्जाम में उसके फेल होने के चांसेस मोर है। कि जीटी और रियल एग्जाम का कोई कनेक्शन नहीं है। देखा जाए तो रियलिटी में बिल्कुल ही अलग है। जो बंदा जीटी में फेल हो रहा है, जो 80, 90, 100 स्कोर भी कर रहा है, वो रियल एग्जाम में पास है। हाँ, जीटी देना चाहिए। जीटी देने का कुछ बेनिफिट्स है। तो आज हम इसी बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जीटी क्यों देना चाहिए और जीटी देने का पर्पस क्या है। सेकेंड थिंग हो गया, हमें जीटी कब कब देना चाहिए और कितना जीटी देना चाहिए। और थर्ड हो गया, स्टेगनेंट ऑफ जीटी। क्या आपके जीटी का स्कोर भी एक जगह रुक गया है? एग्जाम्पल के लिए 170 के आसपास। आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, क्यू बैंक दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, लेकिन आपका जीटी 170 के आसपास रुक गया है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको हम स्कोरिंग कैसे करें और हमें कौन सा प्लेटफॉर्म जीटी देने के लिए यूज करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अब पर्पस ऑफ जीटी जानने से पहले हम जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम इससे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हमारे पास दो आदमी हैं, एक राम, दूसरा श्याम। राम हमेशा 5 किलोमीटर रनिंग करता है इवनिंग में, और श्याम हमारे जैसा है जो घर में सोए रहता है, खाना खाता है, मस्त आराम करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसे बोले कि भाई तू जा 2 किलोमीटर तू रनिंग करके आ, तो ये तो बोलेगा ना, भाई कैसे कर सकता हूँ यार, नहीं हो सकता मेरे साथ। साला कैसे कैसे जाऊंगा मैं 2 किलोमीटर रनिंग करने के लिए, सांस फूलने लगेगी, मेरा एंजाइटी होगा, बीपी हाई हो जाएगा, और हे भगवान मैं तो मर गया, बस यही बोलेगा। लेकिन ये आदमी जो डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता है, हम इसको बोले भाई तुम जाओ और 2 किलोमीटर रनिंग करके आओ। ये बंदा डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता है यार, तो इसके लिए 2 किलोमीटर क्या होगा। ये बंदा सट से जाएगा, सट से आएगा, कोई एंजाइटी नहीं होगा, कोई थकान नहीं होगी, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, बीपी इंक्रीज नहीं होगा, नॉर्मल होगा। हो सकता है कि बाकी दिन से आज ये अच्छा कर ले क्योंकि इसके पास आज लोड कम है, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। इसलिए इम्पोर्टेंस यही है जीटी देने का। हमारा मेंटल स्ट्रेस सही रहता है, हमें एंजाइटी नहीं होती, हमें डिप्रेशन नहीं होता, हमारा बीपी नहीं इंक्रीज होगा। नॉर्मली हम एग्जाम डे भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे डेली करते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जीटी इंपॉर्टेंस है। अब जीटी क्यों देना चाहिए और जीटी का पर्पस क्या है। सबसे पहली बात, जीटी का पर्पस कभी भी रैंक नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में भी ये है कि भाई मैं जीटी में 200 प्लस ला रहा हूँ, तो एग्जाम के दिन भी मैं 200 प्लस लाऊंगा, और कहीं मेरे जीटी में 90 प्लस है, 100 प्लस है, तो मैं रियल एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपका 100 प्लस भी है तो आप रियल एग्जाम पास कर सकते हो। जीटी आपका पास और फेल कंफर्म नहीं करता। जीटी का सेकंड बेनिफिट क्या है, ये आपका मेंटल स्टेमिना इंक्रीज करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए हमने लास्ट 2 मंथ में हमने 4 या 5 जीटी दिया, तो भाई कहीं ना कहीं हमने जीटी दिया ना, तो हमें पता है कि हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने 5 आवर अपना दिया, और हमें पता है कि हमें 5 आवर तक बैठे रहना है। जीटी देने से ना हमारा एक मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। हमें पता है हमने इससे पहले 5 बार जीटी दिया है और एक बार और देना है एग्जाम वाले दिन, हम दे सकते हैं, हम देंगे और हम पास भी करेंगे। बार बार जीटी दे रहे हो, जीटी दे रहे हो, तो इससे होगा कि आपका मेंटल स्टेमिना इंक्रीज होगा, बुद्धि नहीं थकेगी। आप बुद्धि ऐसे काम करेगी जैसे हम डेली एग्जाम दे रहे हैं, कोई हेडेक नहीं होगा, आपका सब कुछ नॉर्मल होगा। लगेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले मैंने 4 बार दिया है, आज एक बार और दे देते हैं, बस बात खत्म। थर्ड हो गया सिटिंग रिदम। आप जितना भी जीटी दो मैटर नहीं करता। आप 2 दे रहे हो कोई बात नहीं, आप 10 दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जीटी देने का टाइम ऑलवेज ना एग्जाम टाइम से मैच होना चाहिए। स्टार्ट करो 9 o'clock से, खत्म करो 11:30 पर, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर स्टार्ट करो 2 o'clock को, फिर खत्म करो उसको 4:30 में। तो आपको फील करना है सेम एग्जाम टाइम, तो आपको अपना सेम एग्जाम पैटर्न अपने जीटी के साथ शेयर करना है। जैसे जीटी में अगर आप डेली 9 o'clock को दोगे, तो आपका माइंड 9 o'clock के लिए रेडी रहेगा कि आपका सिटिंग रिदम इंक्रीज होगा, क्योंकि रियलिटी में सब कुछ साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
अगर आप 9 o'clock से जीटी दे रहे हो तो एग्जाम वाले दिन आपको बेनिफिट होगा। जीटी कभी भी नाइट में मत देना, जीटी हमेशा एग्जाम के टाइम में ही देना। और फोर्थ बेनिफिट्स है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको भी पता है, मुझे पता है, हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 5 आवर पे। और टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, जैसे आप एग्जाम में जाते हो और अभी तक आपने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, उस टाइम तक दुख 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 ये होता है भाई, ये होता है। अगर आपने पहले से जीटी दे के रखा है तो आपको पता है कि यार 300 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे 5 आवर मिला है और मुझे इस 5 आवर में 19 सब्जेक्ट को कवर करना है और मुझे देखना है कि वो क्वेश्चन किस किस टाइप से आता है और मुझे 5 आवर में कैसे उसको कवर करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स आई थिंक यही है, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करते आना चाहिए बस। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो समझो कि आपने एग्जाम का आधा टेंशन खत्म कर लिया। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट है इजी रिवीजन ऑफ 19 सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं हमने एक जीटी दिया तो हमने उसमें 19 सब्जेक्ट कवर किया, तो कहीं ना कहीं हमारा यार एक शॉर्ट रिवीजन हो रहा है 19 सब्जेक्ट का। अगर देखा जाए तो बहुत बेनिफिट है। एवरी 10 डेज में जीटी दे सकते। आपने एक जीटी दिया, आपने 19 सब्जेक्ट कवर किया, आपका कहीं ना कहीं मोस्टली टॉपिक 19 सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक आपने कवर किया। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आने वाला है कि यार मैंने 19 सब्जेक्ट का एक बार क्विक रिवीजन किया। जीटी का आंसर तो मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो पढ़ना, बहुत बेनिफिट होगा। और अगला बेनिफिट्स है हैंडल स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, है ना। यार मुझे पता है, मैंने लास्ट 10 टाइम से जीटी दिया है, तो मुझे पता है कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी सेम बोलते हैं कि 30 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो हमको नहीं आता और ना कभी आएगा। तभी तो हमारे रिजल्ट ना 250 के आसपास होता है, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन होता है शायद कोई भी स्टूडेंट से नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में तो यही करना कि जो हमें आता है पहले हम वो सॉल्व करेंगे, जो नहीं आता उसके पीछे हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, उसको हम लास्ट में देखेंगे। और जो बिल्कुल भी नहीं आता उसमें हम तुक्का मार देंगे, और जो हमको कंफ्यूजन है हम वो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आता है वो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगला बेनिफिट है कि क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर हमने बार बार जीटी दिया है तो हमें पता है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, कि भाई वो 2 आंसर तो नहीं हो सकते, 2 बचा है, वो 2 आंसर बी और सी नहीं हो सकते, तो अभी बचा है ए और डी। शायद ए और डी में हमको देखना है कि कौन सा ज्यादा हमको अच्छा लग रहा है। अगर ए लग रहा है तो ए के साथ चले जाओ। अगर आपने जीटी दिया है बहुत सारे तो आपको कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग आपके पास होगा। आप जितना ज्यादा एमसीक्यू करते हो ना तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ वो वाला आंसर होगा, वो वाला आंसर होगा, उसको जल्दी से क्लिक कर, शुभम उसको जल्दी से क्लिक कर, मुझे लगता है कि वही आंसर होगा। तो इस टाइप से होता है रियलिटी में। तो ये तो रहा बेनिफिट्स ऑफ जीटी और पर्पस ऑफ जीटी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कितना जीटी देना चाहिए और कब कब जीटी देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने सारा सब्जेक्ट और सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो फिर एवरी 10 डेज या एवरी 15 डेज में आप दे सकते हो। अगर आपने सारा टॉपिक कवर नहीं किया है, आपका कुछ कुछ सब्जेक्ट बाकी है, तो अच्छा रहेगा कि 20 डेज में दो। एवरी वीक देना उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एक जीटी देने से एक दिन जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप जीटी बहुत सारा जीटी दोगे, रिवीजन कम करोगे, तो ये आइडिया कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जीटी दो सही बात है, लेकिन रिवीजन ज्यादा करो। रिवीजन ज्यादा करने से आपका बेसिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और क्वेश्चन हमेशा बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होता है, रट्टा और निमोनिक से नहीं होता। इसलिए रिवीजन में ज्यादा फोकस करो, साथ ही साथ अपना जीटी देते रहो। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए जीटी देने के लिए। आपके पास कोई भी एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन हो सकता है वो मेरो का हो, प्रेप का हो, डॉक का हो या मिस्ट का हो। एग्जाम्पल, आपके पास प्रेप का सब्सक्रिप्शन प्लान है तो आप प्रेप से उनका सारा एमसीक्यू, क्यू बैंक, जीटी ट्राई करो। लेकिन इसके साथ ही साथ आप मेरो, मिस्ट, डॉक ट्यूटोरियल, इनके जो पर्सनल ऐप है इसमें कुछ ना कुछ जीटी फ्री होता है, सब में 1-2 जीटी फ्री होता है, तो आप उनसे भी ट्राई करो। क्योंकि अगर आप ओनली प्रेप का जीटी दिया है तो आपका दिमाग काम करेगा प्रेप के जैसे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है। प्रेप का क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग है, मेरो का अलग है, डॉक का अलग है और मिस्ट का अलग है। तो सबसे अच्छा है आपके पास एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और बाकी प्लेटफॉर्म का फ्री वाला जीटी ट्राई करो। इससे एक बेनिफिट होगा कि आपके माइंड को पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। हर
हर प्लेटफॉर्म से कम 1 जीटी भी दोगे तो आपका दिमाग वैसे काम करेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और इससे बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करो। लास्ट बेनिफिट्स है और लास्ट टॉपिक है स्टेगनेंट ऑफ जीटी। आपका जीटी का स्कोर एक लेवल में जाके रुक गया है। एग्जाम्पल के लिए 170 के आसपास वो ऊपर नहीं जा रहा है। आपने 2-3 जीटी दिया है लेकिन वो 170 के आसपास ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए 2 गलतियां हो सकती है, एक फैक्चुअल और सेकंड कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फैक्चुअल प्रॉब्लम है तो यार आप वापस जाओ, अपने नोट्स से उठाओ, उसको रिवीजन करो, तो इससे आपकी फैक्चुअल जो मिस्टेक्स है वो ठीक हो जाए। आपका कॉन्सेप्चुअल है और आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब देखो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा PYQ, रिकॉल और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेप का LLR हो गया या आपके स्वयं के वीडियो हो गया। वो आप देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल इंक्रीज होगा और आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है और आप मेरे बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टन से दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।